नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज हम प्रकाश के परावर्तन अध्याय कक्षा 10 का एक नया बिंदु का अध्ययन करेंगे। इस बिंदु का नाम है छाया और प्रतिबिंब। छाया और प्रतिबिंब, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अंतर जानना जरूरी होगा कि छाया किसे कहते हैं और प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए छाया और प्रतिबिंब की सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं कि छाया क्या है, प्रतिबिंब क्या है। छाया किसी अपारदर्शी वस्तु के द्वारा प्रकाश का मार्ग रोकने पर उत्पन्न अंधकारमय क्षेत्र है। छाया क्या है? यदि कोई वस्तु, मान लीजिए एक वस्तु है, यहाँ पर आपका एक पुस्तक रखा हुआ है, ये एक पुस्तक रखा हुआ है और एक तरफ से आप इसके ऊपर किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा प्रकाश की किरणें फेंकते हैं। बहुत सारी प्रकाश की किरणें इसकी ओर जा रही हैं, ठीक है। और प्रकाश का गुण क्या है कि वह सदैव कैसे मार्ग में चलता है, सीधे मार्ग में चलता है। अगर उसके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाएगी तो वो क्या करेगा, अपना मार्ग को बदल लेगा और वापस जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश तो लौट गया, तो यहाँ जो प्रकाश की किरणों के लौट जाने से खाली स्थान बनता है उस वस्तु की आकृति के बराबर, वह डार्क क्षेत्र दूसरी दिशा में दिखाई देता है। मतलब यह पुस्तक है और इसने अगर प्रकाश के मार्ग को रोका तो इसके द्वारा एक खाली क्षेत्र है ना, एक खाली क्षेत्र दूसरी तरफ प्रकाश के मार्ग को रोकने पर उत्पन्न होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। ये क्या है हमारी छाया, ठीक है। तो छाया क्या है कि किसी अपारदर्शी वस्तु, ये पुस्तक क्या है, अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु और इसके द्वारा प्रकाश के मार्ग को रोका जा रहा है। तो उस प्रकाश के मार्ग को रोकने से जो अंधकारमय क्षेत्र बनता है उसको हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं, ठीक। तो आपको छाया समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा जो दूसरा बिंदु है वह है, दूसरा बिंदु हमारा क्या था, प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, वस्तु के समान ही होता है। जैसी वस्तु होती है वैसा उसका प्रतिबिंब हो सकता है। यह छोटा हो सकता है, वास्तविक हो सकता है, बड़ा हो सकता है और आभासी भी हो सकता है, लेकिन होता कैसा है, सदैव ये वस्तु के समान ही होता है। जबकि छाया कैसी होती है, वस्तु चाहे किसी भी रंग की हो, उसकी छाया सदैव कैसे रंग की होती है, काले रंग की होती है। तो ये छाया और प्रतिबिंब में एक अंतर हो गया। अब आइए देख लेते हैं प्रतिबिंब की परिभाषा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। किसी देख लेते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब एक
बिंदु से, प्रतिबिंब क्या है? एक बिंदु से आपतित किरणें एक दर्पण से परावर्तित या लेंस से अपवर्तित होने पर जिस बिंदु पर मिलें या आती हुई प्रतीत हो, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब वस्तु से आती हुई किरणें जब किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं या उस बिंदु पर एकत्र होती हैं तो वही क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है। और प्रतिबिंब कैसे कैसे बन सकता है? तो परावर्तन के कारण भी बन सकता है और अपवर्तन के कारण भी बन सकता है। प्रतिबिंब वस्तु के समान ही होता है। प्रतिबिंब रंगीन हो सकता है जैसी वस्तु होगी, जबकि छाया सदैव कैसी होती है? काली होती है। प्रतिबिंब और छाया में क्या क्या अंतर हो जाएगा? चलिए आइए देख लेते हैं कि प्रतिबिंब और छाया में क्या क्या अंतर है। ठीक, यहाँ पर प्रतिबिंब और छाया में अंतर। पहला, प्रतिबिंब कैसे कैसे बन सकता है? परावर्तन के द्वारा, अथवा अपवर्तन के द्वारा। जबकि छाया कैसे बन सकती है? छाया प्रकाश के मार्ग का अवरोध है। प्रकाश के मार्ग का अवरोध। प्रतिबिंब रंगीन हो सकता है, ठीक है, जबकि छाया सदैव कैसी होती है? काली ही होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? प्रतिबिंब और छाया के मध्य अंतर हो गया। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारी 10वीं कक्षा की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, 10वीं कक्षा की विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कुछ बिंदु दिए हैं जिनको हमको यहाँ पर समझना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं छाया के बारे में। ठीक, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। ये आपके जो परावर्तन अपवर्तन का अध्याय है उसी में पहले पेज पर यह चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो मोमबत्ती है यह प्रकाश का स्रोत है। इससे दो प्रकाश की किरणें ए और बी चलकर आ रही हैं और यहाँ पर एक आलू के ऊपर एक पेंसिल को लगा के रखा है जो कि इस प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों के मार्ग को रोक रही है और यहाँ पर ये किरणें क्या हो रही हैं? आगे जाकर पर्दे पर छाया बना रही हैं।
अब हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार की माप की छाया प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम प्रकाश स्रोत को इस पर्दे से, ठीक है, प्रकाश स्रोत से पर्दे की दूरी क्या है हमारा, डी डैश, ठीक है। और उसी प्रकार वस्तु से, वस्तु हमारी क्या है, पेंसिल है जो छाया प्रकाश के मार्ग को अवरुद्ध कर रही है, तो वस्तु से प्रकाश स्रोत की दूरी है डी ओ, ठीक है। अब यहाँ पे प्रकाश स्रोत को अपने स्थान से आगे पीछे हटाकर हम विभिन्न आकृति की छाया को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 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 इस प्रकाश स्रोत मोमबत्ती को हम इस पेंसिल के पास लाएंगे, पर्दे पर बनने वाली छाया का आकार बड़ा होता जाएगा, और जैसे जैसे इसको हम मोमबत्ती से दूर लेते जाएंगे, पर्दे पर बनने वाली छाया का आकार छोटा होता जाएगा। अगर हम प्रकाश स्रोत को स्थिर रखते हैं, इस प्रकाश स्रोत को हम स्थिर रखते हैं और मोमबत्ती को आगे की ओर चलाते हैं, तो मोमबत्ती को आगे ले जाने पर, स्रोत से दूर ले जाने पर छाया का आकार छोटा होता जाएगा, और मोमबत्ती को स्रोत के पास लाने पर छाया का आकार क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो इस प्रकार प्रकाश स्रोत और वस्तु, प्रकाश स्रोत और वस्तु दोनों की स्थिति चेंज करके हम पर्दे पर अलग अलग प्रकार की छाया प्राप्त करते हैं। आपने छाया के बहुत सारे खेल भी देखे होंगे। आइए हम छाया के खेल के कुछ चित्रों को यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए, दिखाए गए चित्र में बालक छाया की सहायता से विभिन्न प्रकार के खेलों को दिखा रहा है ना। पर्दे पर छाया के द्वारा विभिन्न आकृतियों को प्राप्त करके और यहाँ पर खेल दिखाया जा रहा है। आपने भी ऐसा खेल देखा होगा और स्वयं भी खेल। अब प्रश्न यह उठता है कि पर्दे पर प्राप्त छाया की आकृति की लंबाई कितनी है, क्या यह हम ज्ञात कर सकते हैं? तो इसके लिए एक सूत्र है जिसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं कि पर्दे पर प्राप्त होने वाली छाया की आकृति कितनी है। यहाँ पर देखिए सूत्र दिया है, छाया की स्थिति ज्ञात करने का सूत्र। इस सूत्र से संबंधित एक एक्सरसाइज भी आपकी पुस्तक में दी हुई है। आप सूत्र को कैसे बनाना है अगर यह समझ लेंगे तो आप उस एक्सरसाइज को वहाँ पर पूरा कर सकते हैं। और अगर एक्सरसाइज नहीं भी दी है और इस सूत्र में उपस्थित कोई भी 3 जो इकाइयाँ हैं उनका आपको ज्ञान है, तो आप चौथा पॉइंट को ज्ञात कर सकते हैं। पहला है वस्तु की लंबाई h, ठीक है, बटे वस्तु व प्रकाश स्रोत की दूरी, ठीक है। मतलब वस्तु प्रकाश स्रोत से कितनी दूरी है वह मीटर में या सेंटीमीटर में आपको ज्ञात होना चाहिए। उसी प्रकार वस्तु की लंबाई भी मीटर या सेंटीमीटर में आपको ज्ञात होनी चाहिए। इसको हम d डैश से दर्शा सकते हैं और वस्तु की लंबाई को h से दर्शा सकते हैं ना। उसी प्रकार छाया की लंबाई h डैश, ठीक है, छाया कितनी लंबी है ये किससे दर्शा सकते हैं, h डैश से। और छाया व प्रकाश स्रोत की दूरी, प्रकाश स्रोत से छाया की दूरी कितनी है उसको d डैश से दर्शा सकते हैं। अब इस सूत्र में हम छाया की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ जो हमारा d डैश है अगर हम उसको h के साथ में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें और उसके बटे में d डॉट को लगा दें, इसको 0 लिख देते हैं, है ना, d 0 को लगा दें तो हमको छाया की लंबाई h डैश ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। क्या है, h इंटू डी डैश बटे d0 इक्वल h डैश, है ना। इस सूत्र की सहायता से आप कोई भी छाया की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए एक बार इससे संबंधित एक आंकिक प्रश्न को हम बनाकर देखते हैं, ठीक। अब सबसे पहले अपने सूत्र को लिख लेते हैं। सूत्र हमारा क्या था, h इंटू डी डैश बटे d0 इक्वल h डैश, ठीक है। अब मान लेते हैं ये जो हमारा h है, h हमारा क्या था, वस्तु की लंबाई। तो अगर कोई वस्तु है जो कितनी लंबी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और d डैश क्या था,
वस्तु डी डैश क्या था, वस्तु, छाया और प्रकाश स्रोत की दूरी। तो छाया और प्रकाश स्रोत की दूरी मान लो 30 सेंटीमीटर है। और उसी प्रकार D0 क्या है, वस्तु और प्रकाश स्रोत की दूरी। तो वस्तु और प्रकाश स्रोत की दूरी कितना है हमारा, 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको छाया कितनी लंबी है यह ज्ञात करना है। तो इस सूत्र में आप रख दीजिए 10 गुणित डी डैश कितना था हमारा 30 बटे D0 कितना है 20, कितना हो गया 300 बटे 20। ठीक, 0 0 कट जाएगा, कितना बचा 15 सेंटीमीटर। ये किसकी लंबाई हो गई हमारी, छाया की लंबाई। तो इस प्रकार से इस सूत्र में विभिन्न मान को रखकर आप किसी भी वस्तु की छाया की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।